नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज से बिहार में चुनाव का खेल बदल गया। तेजस्वी यादव ने एक चाल ने एनडीए के मजबूत जड़ को हिला दिया। महागठबंधन की 7 पार्टियों ने एक सुर में तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया और तय कर दिया कि चुनाव जीते तो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। यह ऐलान कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जिस वक्त अशोक गहलोत तेजस्वी के नाम का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त तेजस्वी के पीछे बैठे उनके दाहिने हाथ सांसद संजय यादव ने एक पर्ची अशोक गहलोत के हाथ में थमा दी। गहलोत ने वो पर्ची पढ़कर जो ऐलान किया वो और चौंकाने वाला था। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार गठबंधन ने कबूल कर लिया। इस तरह अब तक अपने को आगे मानकर चल रही एनडीए के सामने महागठबंधन ने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया। तो आज की टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बड़ा सवाल, तेजस्वी महागठबंधन के सीएम चेहरा तो एनडीए का चेहरा कौन? चुनाव से पहले तेजस्वी को नेता बनाकर राहुल गांधी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है? और एनडीए में नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर फिर क्यों गहरा गया है बड़ा सस्पेंस? दूसरी स्टोरी, बिहार चुनाव में उतरे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों से जुड़ी। आरजेडी के कलाकार उम्मीदवार नचनिया तो बीजेपी के स्टार को क्या कहा जाए? खेसारी लाल यादव पर तंज तो बीजेपी में शामिल गंदे गायक साधु संत कैसे? और अब की बार बिहार में किस दल से कितने कलाकार उम्मीदवार? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के ऐलान से करते हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ठीक चल नहीं रहा था। खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, दोनों दलों के बीच जिस तरह से सीट बंटवारा हुआ, उससे राहुल गांधी की भी नाराजगी की खबरें फैलाई गई। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे मानो महागठबंधन वोटिंग से पहले ही टूट जाएगा। लेकिन आज महागठबंधन के दलों ने जिस तरह से पटना में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को लेकर जो ऐलान किया, उससे सारे भ्रम दूर हो गए। महागठबंधन के भीतर मचे घमासान भी मानो खत्म हो गए। दरअसल महागठबंधन की ओर से पटना के होटल मौर्या में आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तेजस्वी यादव समेत गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से सीनियर ऑब्जर्वर और राजस्थान में जादूगर नेता के नाम से मशहूर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत की मौजूदगी यूं ही नहीं थी, बल्कि खास अनाउंसमेंट के लिए थी। और वो अनाउंसमेंट था तेजस्वी यादव को गठबंधन की और बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। मुकेश सहनी पिछले कई दिनों से इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें डिप्टी सीएम घोषित किया जाए। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे,
इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। अब इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि चुनाव बाद कुछ और डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, यानी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट के दलों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस घोषणा में सबसे बड़ी भूमिका आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव की दबाव वाली राजनीति की रही, जिसके लिए कांग्रेस को राजी होना पड़ा। अब सवाल यह है कि इस ऐलान के बाद महागठबंधन को कितना फायदा होगा। इसे ऐसे समझते हैं, सीएम, डिप्टी सीएम, सीएम फेस के ऐलान के बाद क्या कुछ फायदा होने वाला है। इस ऐलान के बाद महागठबंधन में एकजुटता का संदेश जाएगा। सब एक है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी जैसे अहम सहयोगी दलों के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चल रहे मतभेद कम होंगे। अब जनता के बीच यह मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच अच्छा तालमेल है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। दूसरा यह कि इससे आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। गठबंधन के तहत आरजेडी सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने से नतीजे बेहतर आ सकते हैं। तीसरा, युवा और बेरोजगार वोटरों का आकर्षण। तेजस्वी यादव युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में लोकप्रिय हैं। खासकर युवाओं और बेरोजगारों में उन्होंने वायदा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देंगे, जो बिहार के 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को प्रभावित कर सकता है। यह वादा युवाओं को उत्साहित करता है, जो बिहार में प्रवासन और बेरोजगारी से त्रस्त है। चौथा, मतदाताओं का कंफ्यूजन दूर होगा। अब उनके सामने सीएम का एक चेहरा होगा ना, जब वोट डालने जाएंगे, जिससे वोट डालने में उनको आसानी होगी। पांचवा यह कि जातिगत गणित साधने में मदद मिलेगी। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने से यादव और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने से मला जाति के वोटरों का उत्साह बढ़ेगा। ये दोनों जातियां बिहार में तकरीबन 17% के करीब है। ऐसे में इसे साधने में मदद मिलेगी। छठा और सबसे अहम यह है कि एनडीए के खिलाफ एक साफ विकल्प जनता के सामने खड़ा हो जाएगा। एनडीए वर्सेस हूं? तेजस्वी, जो विपक्षी गठबंधन को एक मजबूत बदलाव लाने वाले नेता की छवि देता है। एनडीए में नीतीश की कमजोर होती पकड़ और बीजेपी की आंतरिक कलह का फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। तेजस्वी की घोषणा से गठबंधन को परिवर्तन का नैरेटिव मिलेगा, जबकि एनडीए को पुरानी सरकार के रूप में ही देखा जाएगा। कुल मिलाकर यह फैसला महागठबंधन को एक मजबूत, युवा केंद्रित और बदलाव उन्मुख छवि देता है, जो एनडीए की पुरानी नेतृत्व वाली छवि के खिलाफ काम कर सकता है। लेकिन एनडीए के नेताओं को लगता है कि इस पे कोई नई बात तो है नहीं। तेजस्वी यादव तो खुद तो कहते आए हैं पहले से कि मैं सीएम
फेसू सीएम उम्मीदवार खुद को घोषित करते आए हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का आरोप है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाया और ये घोषणा करवा दी। सुनिए। ये पहले से अंडरस्टूड था। बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। जबरदस्ती गठबंधन के अंदर गठबंधन के साथियों के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। ये स्पष्ट दिखलाता है कि लालू जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही सीएम फेस बनाना है। नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव में भी सीएम फेस हो चुके हैं। उससे भी पहले वो अपनी पार्टी के स्थापित नेता हैं, लेकिन बेनतीजा हैं। इससे बल्कि एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि आरजेडी का जो जन आधार है वो दिन पर दिन सिकुड़ता जा रहा है। इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? खुद प्रधानमंत्री मोदी भी महागठबंधन में खींचतान को लेकर उनके नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए युवा कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान आज पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उनको लठबंधन कहती है। वो सिर्फ लठ चलाना और झगड़ा करना जानते हैं। लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। आप देखिए, दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद, माओवादी आतंक से पीड़ित रहे, लेकिन इन लोगों ने आपको नहीं अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता दी। माओवादी आतंक से मदद लेकर ये लोग चुनाव भी जीतते रहे। एनडीए का आरोप भले ही जो भी हो, लेकिन महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद अब एनडीए पर सीएम फेस अनाउंस करने का दबाव तो बढ़ गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि आखिर एनडीए से सीएम फेस है कौन। तेजस्वी ने साथ ही यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार को बीजेपी चुनाव के बाद तो सीएम बनाएगी नहीं। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब जाहिर है एनडीए के लिए भी चुनौती हो गई है कि वो अपना सीएम फेस घोषित करे। हालांकि बीते कुछ दिनों की बात करें तो एनडीए के नेताओं का बयान सीएम फेस को लेकर जिस तरह से आया है, वो इशारा कहीं ना कहीं यह साफ कर रहा है कि चुनाव से पहले इस पर कोई ऐलान तो होगा नहीं। नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी, एनडीए के घटक दलों की कई और से
कई मौकों पर सफाई दी जा चुकी है, साफ किया जा चुका है कि जो भी फैसला होगा चुनाव के बाद ही होगा। अभी बीते 16 अक्टूबर को ही बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव बाद विधायक दल का नेता जो है वो तय करेंगे, जितने विधायक होंगे वो विधायक दल का नेता तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अगुवाई में। हमारे चुनाव का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि चुनाव जीतकर आए एमएलए और गठबंधन दलों के हाईकमान तय करेंगे सीएम कौन होगा। एनडीए के अहम घटक दल हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 17 अक्टूबर को कहा था कि अमित शाह के बयान को ही आधिकारिक बयान माना जाए, जो कि अमित शाह कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय इसे बताते हुए यह जरूर कहा था कि मेरा मानना है कि चुनाव से पहले सीएम का नाम तय हो जाना चाहिए। अब इसके अलावा जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने 18 अक्टूबर को कहा था कि सीएम कौन होगा यह विधायक दल तय करेगा। परंपरा यही रही है। जेडीयू के ही कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 15 अप्रैल 2025 को वो कहते हैं कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने 18 अक्टूबर को कहा था कि एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत गठबंधन के सभी विधायक मिलकर तय करते हैं कि सीएम कौन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। नीतीश जी हमारे ही पार्टी के फेस हैं। देखिए, भरोसा तो लालू जी पे भी बीजेपी ने किया था 90 में, पहली बार मुख्यमंत्री अपने 32 विधायकों को समर्थन देके बनाया था, लेकिन भरोसा पे वो खरे नहीं उतर पाए। लेकिन नीतीश कुमार जी को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में, उनके पास भी 34 एमएलए था और हमारे पास 70 एमएलए था, तब से हम समर्थन दे रहे हैं। सीधी बात यही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और आप लोगों ने देखा लोकसभा में भी हम लोग 30 सीट जीते थे, लोग को लगता था, और विधानसभा में भी उसके बाद 4 बाई इलेक्शन हुआ, उसमें से 3 हमारा नहीं था, 4 में 4 हम लोग जीते। और अगला विधानसभा जो है 200 से ज्यादा सीट एनडीए जीत करके यहां जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का असमंजस एनडीए के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन के नेता अभी से ही नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव बाद उनका भी हश्र महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह होने वाला है। खैर, यह तो फिलहाल भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन हकीकत यह भी है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के कद के बराबर या फिर उसके आसपास ठहरता हो। बीजेपी ने प्रयोग के तौर पर अपने तरकश के कुछ तीर छोड़े भी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कई चेहरों को डिप्टी सीएम बनाकर विकल्प तैयार करने की कोशिश भी की, जैसे कि सुशील कुमार मोदी वैश्य जाति से आते थे, ओबीसी चेहरे के तौर पर बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया। नीतीश सरकार में 2005 से 2013 और 17 से 20 तक कई बार डिप्टी सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री। कुल 10 साल 316 दिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन इतना बड़ा कद नहीं बना पाए कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सत्ता हासिल कर सके। बीजेपी ने जब मोदी शाह का युग बुलंदी पर आया तो बिहार में एक नया प्रयोग हुआ। 2020 में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक तार किशोर प्रसाद जो वैश्य जाति से आते हैं और कटिहार से कई बार के विधायक हैं, अपने इलाके में मजबूत ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। नवंबर 2020 अगस्त 2022 तक 1 साल 266 दिन तक डिप्टी सीएम रहे, लेकिन राज्य स्तर पर अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए। यही हाल दूसरे डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी है। नोनिया जाति से आने वाली रेणु देवी बीजेपी की दलित और मजबूत महिला चेहरा मानी जाती हैं।
नवंबर 2020 अगस्त 2022 तक ये भी 1 साल 266 दिन तक डिप्टी सीएम रही, लेकिन प्रदेश स्तर पर अपनी कोई खास अलग पहचान नहीं बना पाई। अभी मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में एक डिप्टी सीएम हैं जो कुशवाहा जाति से आते हैं, यानी ओबीसी चेहरा है। 28 जनवरी 2024 से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर काबिज है। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ये भी उतना बड़ा अपना कद नहीं बना पाए जिससे नीतीश को रिप्लेस किया जा सके। साथ में दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, भूमियार जाति से आते हैं, स्वर्ण चेहरा। यह भी सम्राट के साथ 28 जनवरी 2024 से अब तक डिप्टी सीएम है, लेकिन अपने बलबूते बीजेपी को बिहार में सत्ता दिला सके इतना जनाधार नहीं बना सके। इसके अलावा बीजेपी ने संजय जायसवाल और दिलीप जायसवाल जैसे वैश्य नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर बिठाकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नेता नीतीश का विकल्प अब तक नहीं बन सका। ऐसे में मौजूदा वक्त में बीजेपी का एकमात्र सहारा कोई बचता है, नीतीश कुमार। अब सवाल उठता है कि बिहार में बीजेपी अब तक कोई ऐसा चेहरा क्यों नहीं तैयार कर पाई जो नीतीश या फिर तेजस्वी को टक्कर दे सके, उस टक्कर का हो, अपने बूते सरकार बनाने की क्षमता रखता हो। जबकि बीजेपी अब तक प्रदेश में 20 सालों में 5 डिप्टी सीएम बना चुकी है। क्या कहते हैं राजनीतिक एक्सपर्ट्स, सुनिए। बीजेपी के नेतृत्व में और नेताओं की कमी नहीं है, केंद्र नेतृत्व में मंत्री भी बने, लेकिन बिहार में एक ऐसा चेहरा जो सामाजिक समीकरण यहाँ के हिसाब से फिट बैठता हो, वैसा नहीं हो पाया है। ऑल्दो 5 डिप्टी सीएम बनने से नहीं होगा, लेकिन वैसा कोई नेतृत्व हो सकता है भविष्य में इसकी योजना हो, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि अपने जातीय समीकरण के कारण कि जो उनका वोट बैंक है उसमें अपर कास्ट का ज्यादा डोमिनेंस है। तो ये बिहार की आज की बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा सस्पेंस जिसे कहा जा रहा था कि उठता क्यों नहीं, वो उठ गया। अब बात करेंगे जो कहेंगे सच कहेंगे के दूसरे सेगमेंट की टॉप स्टोरी ऑफ द डे पार्ट 2। भोजपुरी स्टार्स की बात करते हैं। ये सच है, इस वक्त भोजपुरी स्टार्स सबसे ज्यादा बीजेपी में है। इस चुनाव में आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारकर युवा वोटरों को लुभाने की भी कोशिश की है। आरजेडी के इस दाव पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पहले ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिनेमा और सियासत का रिश्ता पुराना रहा है। जब भी मौका हो फिल्मी स्टार सियासत में हाथ आजमाने से पीछे नहीं हटते। यही हाल बिहार विधानसभा चुनाव में भी नजर आ रहा है। सियासी पार्टियां राज्य की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी भोजपुरी के सितारों पर दाव आजमा रही हैं। लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए आरजेडी ने पॉपुलर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को छपरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव प्रचार में उतरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी और खेसारी लाल यादव पर सीधा हमला बोल दिया। पल्ला गो पल्ला को पल्ला सो, और वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो आप सोचिए, ये बहन हमारी छोटी कुमारी को वोट दीजिएगा तो बिहार में सुशासन होगा। ये पहली बार है जब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव राजनीति में कदम रख रहे हैं, लेकिन सियासत के मैदान में उतरते ही उन्हें बीजेपी ने पहले ही बॉल पर बाउंसर फेंक दिया। सम्राट चौधरी के बयान के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया और आरजेडी समर्थक नाराज हो गए। खेसारी की तरफ से सम्राट के तंज का जवाब तुरंत आया। देखिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूं तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूँ, बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। खेसारी अपनी पत्नी के साथ चुनावी मैदान में उतरकर खूब पसीना बहा रहे हैं।
दावा है कि इस बार वो बीजेपी को हराकर विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी 2010, 15 और 20 में यहां से बीजेपी को जीत मिली है, जबकि 2014 में हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। छपरा की यह सीट अब फिल्मी ग्लैमर बनाम राजनीतिक अनुभव की सीधी टक्कर में बदलती जा रही है। खेसारी की फैन फॉलोइंग लाखों में है। फेसबुक पर खेसारी के 60 लाख फॉलोअर हैं, तो इंस्टाग्राम पर 25 लाख और एक्स पर 3.76 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है, छपरा में भी उन्हें चाहने वालों की कमी नहीं। एनडीए खेसारी लाल यादव के फिल्मी करियर को राजनीतिक इमेच्योरिटी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं आरजेडी समर्थक इसे जनता से जुड़ी लोकप्रियता और सादगी का प्रमाण कह रहे हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर खेसारी लाल के इस जवाब से यह तो साफ हो गया कि वो बैकफुट पर नहीं है, बल्कि बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। बहुत हद तक उनका कहना सही भी है, क्योंकि भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स बीजेपी के कद्दावर नेता, सांसद हैं, स्टार प्रचारक हैं। 16 अक्टूबर को बीजेपी ने जब बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उसमें से 4 ऐसे ही नाम थे जो भोजपुरी इंडस्ट्री से चलकर सियासत में पहुंचे थे, सियासत तक का सफर तय किया था। बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भोजपुरी स्टार मौजूदा सांसद मनोज तिवारी हैं। इसके बाद भोजपुरी और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रवि किशन, वो भी बीजेपी के बड़े नेता, गोरखपुर से सांसद हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पवन सिंह को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। इन स्टार प्रचारकों को पहले चरण की रैलियों में मैदान में उतारा जाएगा, जहां भोजपुरी भाषी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। पार्टी को उम्मीद है कि इन चेहरों के जरिए चुनावी माहौल में उत्साह भरा जाएगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। यानी भोजपुरी के ये नचनिया गवनिया बीजेपी के लिए भी जरूरी हैं। लेकिन ये वही स्टार हैं जिन्होंने अपने दौर में कई अश्लील गाने गाए हैं, और बीजेपी यही आरोप खेसारी लाल यादव पर लगा रही है। पवन सिंह के बारे में पहले चर्चा थी कि वो बिहार चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में शामिल होते ही चर्चा होने लगी वो आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद हुआ, खुलकर सामने आया। ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इसके बाद पवन सिंह ने खुद ही ऐलान कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, जबकि ज्योति सिंह काराकट से चुनाव लड़ रही निर्दलीय। पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक है, मैदान में उतरने जा रहे हैं, रैलियां करेंगे। खेसारी लाल ने जब आरा सीट से आरजेडी के टिकट पर अपना नॉमिनेशन किया तो रवि किशन ने उन्हें शुभकामना दी और तंज भी कसा। तो कुल मिलाकर के भोजपुरी रंग हमेशा बिहार में नजर आता है, और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव पर असर भी डालता है, बिहार के वोटरों पर असर भी डालता है। तो आज के जो कहेंगे सच कहेंगे एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाजत दीजिए, छोड़ जाते हैं आपको सुपथा टी के साथ।